Okay, class. Now you can mark your attendance in the chat box. Good morning, class. Class, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ओवर कैपिटल बजटिंग. व्हाट इज कैपिटल बजटिंग एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने डेफिनेशंस और उसके बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे. तो जस्ट गो थ्रू करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. We discussed about capital budgeting. Capital budgeting, we can say that it is a process of business when undertakes to evaluate potential major projects or investments. Or we can say that capital budgeting can be divided into two parts: capital expenditure and capital receipts. Fine. तो नॉर्मली जब भी हम बजट्स बनाते हैं तो हम यही देखते हैं ना कि कहाँ से हमारी फंडिंग रेज हो रही है और कहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं. इन्हीं चीजों के बारे में हमें पता चलता है थ्रू दी कैपिटल बजटिंग. तो हम लोगों ने इन्हीं के बारे में बात करी थी. और कैपिटल बजटिंग के इट कंसिस्ट विद दी लॉन्ग टर्म एसेट्स जो भी होती हैं हमारी, उस पर बेस होता है. जो रिसोर्सेज होता है उस पर बेस होता है. तो आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे कैपिटल डेफिनेशंस और वो सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. हम लोग बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टाइप्स क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के, एंड व्हाट इज द प्रोसेस और स्टेप्स फॉर कैपिटल बजटिंग. तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की. सबसे पहले आता है कैश इनफ्लो. कंपोनेंट्स मींस पार्ट्स जिनसे मिलके कैपिटल बजटिंग एक ओवरऑल बनता है. उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, पार्ट्स या कंपोनेंट्स कह सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कैश फ्लो की. तो कैश फ्लो में क्या होता है, दो तरह से होता है. कैश इनफ्लो हो रहा होता है एंड कैश आउटफ्लो हो रहा होता है. अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की या किसी भी अगर बजट की बात करें तो उनमें दोनों चीजें हो रही थी. कहीं से कैश आपको फंड या कैश रेज हो रहा होता है जिसे हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. तो उसमें हम लोग यही चीज चेक करते हैं कि कहाँ से हमें फंड रेज हो रहा है और कहाँ पर हमारा फंड इन्वेस्ट हो रहा है. फंड फ्लो स्टेटमेंट दे देखते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारा कैश कहाँ से आ रहा है, हमें कहाँ कहाँ से, कौन कौन से ऐसे पॉइंट से, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां से हमें कैश इनकर्ड हो रहा है, मिल रहा है, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमारा कैश जिसमें इन्वॉल्व है, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं. तो अगर हम लोग कैश की बात करें तो जब भी कैपिटल बजटिंग का पार्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है that what are the basic activities which are involved in cash, जिनमें कैश की डायरेक्टली जरूरत पड़ती है. जैसे हम लोग करंट एसेट्स की बात करते हैं, करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं. सिमिलरली करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, विद इन अ ईयर जो कैश में कन्वर्टेबल हो. तो वहां पर हम देखते हैं कि हमें कैश की लगातार जरूरत पड़ती रहती है. विद इन अ ईयर हमें अपने बिल्स पे करने होते हैं, हमें अपनी लाइबिलिटीज पे करनी होती हैं, हमारे डेबिटर्स या क्रेडिटर्स होते हैं जिसमें हमारा कैश इन्वॉल्व होता है. तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा कैश इन्वॉल्व है और कहाँ कितना इनफ्लो हो रहा है. ठीक है. तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ये दोनों चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए अगर हम बजट्स बना रहे हैं. बिकॉज अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं, कैश का असेसमेंट करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड इस काइंड ऑफ, हम लोग जितना भी फंड रेज करते हैं या जितना भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं ना शेयर डिबेंचर्स और सब में, तो सब में क्या होता है कि कैश तो इतना इन्वॉल्व नहीं होता ना डायरेक्टली. जब भी हम लिक्विडेशन की बात करते हैं तो कैश तो हमें थोड़ा टाइम बाद ही मिलेगा. इसलिए ऐसे एरियाज जहां पे लिक्विड कैश की नीड हो, जहां पे लिक्विड कैश इन्वॉल्व हो, ये हमें जरूर पता होना चाहिए. बिकॉज अगर हमें लिक्विड कैश की नीड हो रही है बार बार, ठीक है, तो कंपनी में उतना लिक्विड कैश होना चाहिए. इसलिए कैश का इनफ्लो और कैश का, क्योंकि बहुत सारी डेली एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व होता है. तो ऑब्वियसली ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना कैश इन्वॉल्व है. और अगर वो कैश
हमारे पास कम हो जाएगा तो हमारी वो एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और जिसकी वजह से हमें लॉसेस हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होती है और बहुत कहा जाए इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमें पता हो कि बाय हाउ अमाउंट और कितना अमाउंट हमें चाहिए, कब चाहिए, क्योंकि बिल्स पे करने होते हैं उससे पहले हमारे पास वो उतना लिक्विड होना चाहिए। इवन बैंक्स भी क्या करती हैं, बैंक्स भी अपना डेली लिक्विड कैश का जो रेशियो होता है वो बना के चलते हैं, इसीलिए सो दैट दे कैन एज्यूम कि उनको डेली कितना कैश की जरूरत हो रही है, कितना आ भी रहा है उनके पास में, ठीक है। क्योंकि डेली लोग आते हैं सबमिट करने, जमा करने आते हैं, तो वो एक कैश का भी फ्लो बना के रखते हैं कि अगर कम हो जाता है उनके पास में कैश का ये रेशियो, तो उनको क्या होता है, जो नियरेस्ट उनका हेड ऑफिस होता है या नियरेस्ट अगर और कोई है तो वहां से उनको वो कैश अपना लाना पड़ता है फॉर डेली एक्टिविटीज। तो ये बहुत जरूरी होता है कि भाई आपको पता हो कि आपका कितना कैश इन्वॉल्व है, और चाहे वो इनफ्लो हो रहा हो या आउटफ्लो हो रहा हो, ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट्स, कैपिटल बजटिंग में बहुत सारे नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी हैं जो कनेक्टेड रहते हैं कैपिटल बजटिंग में। और ये नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट, जैसे हम लोग बात करें इंश्योरेंस क्लेम करना, ठीक है, या और भी अदर एक्टिविटीज, कंप्लायंस की बात हो रही होती है, ठीक है, और ये एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। तो ये नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी आपको कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो इनडायरेक्टली तो कैश में इन्वॉल्व होता ही है, इंसेंटिव्स देते रहते हैं आप, बोनस देते रहते हैं, अदर देन कैश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं एडिशनली उनको देते रहते हो, या अलाउंसेस हम उनको देते रहते हैं, ठीक है, कि आपने इतना काम किया तो हम आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको व्हीकल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो या मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हैं आप उनको। तो ये जितने भी नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं ये भी हमारी कैपिटल बजटिंग को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कितने नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करंटली काम कर रहे हैं, और वो नीडेड भी है, क्योंकि एक बार जब हम एक कोई स्टैंडर्ड बना देते हैं चीजों का, हम उससे पीछे नहीं आ सकते। तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं, ये अलाउंसेस हैं, परक्यूजिट्स हैं, ठीक है, इनमें सब में एग्जाम्पल होता है ना, हम मील दे रहे हैं, हम दोपहर का, इसका हाँ, हम लोग मील प्रोवाइड करा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स है। हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं उनको या उनके पेरेंट्स हो, वो भी हमारे लिए नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं। हम और भी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, कैब प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी एम्प्लॉयज को, ठीक है, बहुत सारी और फैसिलिटीज होती है अलाउंसेस परक्यूजिट्स में जो हम या ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। टाइम टू टाइम क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं, अपग्रेडेशन आते हैं इन दी टेक्नोलॉजी, या कोई और अपडेट्स आते हैं, लॉ में कोई चेंज आ गया तो हम अपने एम्प्लॉयज को अपडेट करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हम कोई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो भी नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हों, बट ये एम्प्लॉयज के एंड से तो हम देखें तो नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट है, बट अगर हम लोग एम्प्लॉयर के एस्पेक्ट से देखें तो एम्प्लॉयर को इसके लिए कहीं ना कहीं पैसा खर्च करना पड़ता है। बट ये सारे के सारे हम लोग लेते हैं नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में, और ये उतने ही जरूरी हैं कैपिटल बजटिंग में जितने की कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं, ये इक्वली जरूरी है दोनों ही केस में। और जरूरी होता है इनका असेसमेंट करना, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि हमारे नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं और उसमें हमारे पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, और उनका रिव्यू भी चलता रहता है, जो भी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं और जो नीडेड नहीं है, जो उनको लगता है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो उस पे असेसमेंट चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इट इज कट ऑफ रेट। तो कैपिटल बजटिंग में हम एक स्टैंडर्ड कट ऑफ रेट, जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना कि कितना इन्वेस्टमेंट करने हैं, कितने शेयर्स लेने हैं, कितने डिबेंचर्स लेने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म फंड्स में, तो कहीं ना कहीं हमें एक कट ऑफ रेट पता होता है कि
ये स्टैंडर्ड है और इसके ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते चले जाएंगे तो हम रिस्क में चले जाएंगे। तो इसी तरह कैपिटल बना जो कैपिटल बजट होता है, ये भी बनाने से पहले हम एक कट ऑफ रेट लिख के चलते हैं कि भाई इससे ज्यादा अगर हमने अपना बजट इंक्रीज किया देन वी विल हैविंग ह्यूज रिस्क, और हम ये रिस्क बियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ये कट ऑफ रेट पता होना चाहिए। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है, सिमिलरली इसी तरह ये कट ऑफ रेट होता है जहां पर हमें पता होता है कि हम यहाँ तक का रिस्क बियर कर सकते हैं, इतनी हमारे पास एसेट्स हैं और सारी चीजें हैं कि यहाँ तक का रिस्क हम ले सकते हैं। बट अगर इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी पूरी की पूरी एसेट्स उसमें जाने के चांसेस हैं, तो हम इससे ज्यादा ऊपर के रिस्क नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली दिस इज कट ऑफ रेट। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं प्रपोजल रैंकिंग। कैपिटल बजटिंग में जहां जहां हम अपने कैश को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, फंड को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, हम पूरा असेसमेंट करते हैं कि वो प्रपोजल हमारे लिए कितना यूजफुल है, वो प्रपोजल क्या हमारे लिए सच में राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है या राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लेके आ रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। प्रपोजल की हम लोग रैंकिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जब एडमिशन लिया तो आपने भी रैंकिंग करी होगी कि हमें किस कॉलेज में प्रियोरिटी में जाना है, ये कॉलेज तो हमें जाना ही जाना है, इसमें जाना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर्टेन रीजंस आपके पास और ऑप्शंस भी होते हैं, आप अपने लिए देखते हो ना, रैंकिंग बनाते हो। फर्स्ट पे यूनिवर्सिटी हो गया, सेकंड पे पीएसआईटी हो गया, थर्ड पे हम महाराणा रख रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, रैंकिंग कर दी। तो ये रैंकिंग क्या होता है हमारे लिए, हमारी जो कहा जाए कैंडिडेचर होता है जो उससे मैचअप करने के लिए, यानी हम खुद कितने केपेबल हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी यही करती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग सेट करती हैं। वो ये देखना चाहती हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट उनके लिए बेटर रहेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहेगी जिसमें वो इन्वेस्टमेंट उनको वो करें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें तब उनको बेनिफिट होगा, या किसी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती हैं और उसको बाद में रिवोक कर लेती हैं तो उनको सफिशिएंट बेनिफिट्स मिलेगा, किसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे हम क्या करते हैं, रैंकिंग सेट करते हैं फॉर आर बेनिफिट। अपने बेनिफिट के लिए हम इन रैंकिंग्स को सेट करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग में भी हम क्या करते हैं, जिस अपॉर्चुनिटी पे, जिन चीजों पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हम उसकी रैंकिंग सेट करते हैं, या जहां से हमें फंड रेज होगा, ठीक है, उनकी रैंकिंग सेट करते हैं। कहाँ कहाँ हमें फंड इन्वेस्ट करना है, उनकी रैंकिंग सेट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग प्रपोजल्स की अलग अलग रैंकिंग सेट करते हैं। जैसे होता है ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके चलते हैं। अगर ये फेल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल इश्यूज आते हैं, तो हम प्लान बी की तरफ चले जाएंगे, बी अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए है हम उसकी तरफ चले जाएंगे। फाइन। तो ये हो गया प्रपोजल रैंकिंग। नेक्स्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दिस इज विच वी कैन नॉट कंट्रोल, इट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, फाइन, लॉ चेंज हो गया है, आपका जोन चेंज हो रहा है। जैसे कई बार होता है ना, एक जोन में फैक्ट्री सेटअप करी नहीं है और गवर्नमेंट ने बोला भाई यहाँ पर पोल्यूशन बहुत हो रहा है, अब हम नया जोन बना रहे हैं जहां पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करिए। तो कुछ चेंजेस हो गए, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट लॉ चेंज हो, पहले वैट चलता था, फिर जीएसटी आ गया, बहुत सारे और भी लॉ चेंज हो गए। अगर हम लोग देखें तो अभी कल के आई थिंक न्यूज़पेपर में आया था, तो बहुत सारे जो अ, कहा जाए एक्ट थे जो बहुत ज्यादा यूज में नहीं थे, वो खत्म कर दिए गए हैं। रूल्स रेगुलेशन खत्म कर दिए हैं बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में या नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके। तो ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बनी रहती है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली अपग्रेड हो रही है, हम लोग देखते ही जा रहे हैं कि जो टीवी मॉनिटर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आ गया है। जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज होंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनमें बहुत जल्दी अपग्रेडेशन आ रहा है। मोबाइल फोन्स जो नॉर्मली जिसको हम देखते ही हैं, उस पर हम देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी अपडेट्स आते हैं, हर थोड़े दिन बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है, कभी कुछ अपडेट हो रहा होता है। ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट डालती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक तरह की मशीनरी परचेज करते हो, चीजें परचेज करते हो और एक सेटअप बनाते हो, बट
5 सालों में वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ये काफी टफ काम है और काफी रिस्की जोन है कि हमें इसमें कैसे हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखें। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं एंड सम ऑफ देम आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं this types of capital budgeting. Types of capital budgeting is given by Newell, Branton and J. Livingston. फाइन। इन्होंने कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को कैटेगराइज किया है। फाइन। तो सबसे पहले इन्होंने कैटेगराइज किया आई थिंक 4 और 5 और 6 समथिंग क्राइटेरिया में इन्होंने कैटेगराइज किया है। हम लोग 1 2 3 करके आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है भाई। इन्होंने बोला कि अगर हम लोग कैपिटल बजटिंग को कैटेगराइज कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेपरेटली, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन। यानी हमारा जो कैपिटल बजटिंग जब हम बनाते हैं, कैपिटल बजट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या माइंड में रखते हैं? कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, किस तरीके से हाउ कैन वी मिनिमाइज आर कॉस्ट। बहुत स्टार्टिंग में भी हम एक बार आपको बता चुके हैं कि कंपनीज क्या करती हैं। कंपनीज ट्राई, उनका जो एक होता है ना पर्सपेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट एक हिडन भी होता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन। हर कंपनी आप देखते हो ना कि धीरे धीरे क्या कर रही है, वो कॉस्ट का मिनिमाइजेशन कर रही है। प्राइस रेंज वही रहती है बट वो अपनी कॉस्ट घटा देती है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा ना बिस्किट्स आ रहे हैं जिनमें क्या होता है, नंबर ऑफ बिस्किट्स कम कर दिए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कॉस्ट घटाने की कोशिश करी है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। कई बार कुछ क्वालिटी में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और सबसे ज्यादा अगर हमें कॉस्ट रिडक्शन करना है तो हम क्वालिटी से ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे इसका अगर बिग लेवल पे इसका एग्जांपल देखेंगे तो कार्स, जो इंडिया में कार्स डेवलप करी जाती हैं, इंडिया में सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में सबसे पहले देखा जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, प्राइस बाद में आते हैं। अपने इंडिया में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कितने की है। अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो एलीट क्लास को अगर छोड़ दें, उनके अलावा जितने भी क्लासेस हैं वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इकोनॉमिकल है कि नहीं, हमारे बजट में है या नहीं है। फिर हम बजट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे भाई देखने में भी अच्छी हो, यानी हम सेफ्टी वाले फीचर्स को सबसे एंड में देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना एयर बैग्स होने चाहिए, और बहुत और टेक्नोलॉजी होती है जो होनी चाहिए कार्स में फॉर दी सेफ्टी। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज ऑब्वियसली सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करती है। इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन कार की कंपनीज आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि बहुत सारी हैं। और ये कार क्या करती हैं, आप थोड़ा सा अमाउंट और डालो, ये आपको सेफ्टी फीचर्स एनहांस करके देंगी, जबकि बेसिक सेफ्टी फीचर्स हर कार में होने ही चाहिए। ठीक है, तो पहला ये बजटिंग डिसीजन होता है बजट बनाने के टाइम में, कॉस्ट रिडक्शन। इसमें 2 पॉइंट्स आप देख रहे हो, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। रिप्लेसमेंट, हाउ कैन वी रिप्लेस द कॉस्टली थिंग्स विद द चीपर थिंग्स। ठीक है, हम किस तरीके से जो कॉस्टली हैं हमारे लिए, प्रोसेसेस कॉस्टली हैं, हम उनको कैसे चीपर वे से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स पहले क्या होता था जिसमें स्टील का या मेटल का यूज होता था, अब आप देखते हो कि उसमें प्लास्टिक का यूज होता है, हार्ड मोल्डेड प्लास्टिक का यूज होता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर द कॉस्ट रिडक्शन इन द कैपिटल बजट। फाइन। सेकेंड इज मॉडर्नाइजेशन। ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन, हम जब कॉस्ट रिडक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चीजें मॉडर्न भी हो। और जैसे अभी अगर हम करंट टाइम में कार का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, ठीक है, तो आप देखोगे कि कार की 3 कैटेगरीज होती हैं, हैचबैक, सेडान एंड एसयूवीज। ठीक है, तो ये जो तीनों कैटेगरीज इसमें देख रहे हैं हम लोग कि हर कार का मॉडल अब आप जो देखते होगे तो ज्यादा स्पोर्टी लुक का आने लगा है। मतलब लोग अब ज्यादा, इवन इवन if you are if you want to buy a sedan car, still we are
चॉइसिंग विद दी सम लुक विद दी स्पोर्ट्स वेरिएंट, यानी हम कुछ ऐसा देखना चाह रहे हैं जो थोड़ा स्पोर्टी लुक में हो। इवन सिडान कार्स भी अब थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में आ रही, कुछ उनके मॉडर्नाइजेशन है। तो ये क्या होता है, डिमांड है, मार्केट की डिमांड है, मॉडर्न करना है हमें, उन चीजों को मॉडर्नाइज करना है, और स्टिल हमें कॉस्ट भी रिडक्शन करना है, कॉस्ट में भी रिडक्शन करना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डिसीजन। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट डिसीजन की, तो नेक्स्ट डिसीजन है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंशन। रेवेन्यू एक्सपेंशन इज स्टिल बेस्ड ऑन टू टाइप्स, फर्स्ट इज एक्सपेंशन, सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन। पहला था कॉस्ट रिडक्शन, किस तरह से कॉस्ट कम करेंगे, सेकंड किस तरह से हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। फाइन। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले दो चीजें होती है ना, या तो हम एक्सपेंशन करें, स्टूडेंट्स आर वी कनेक्टेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू। Yes, ma'am. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात करी, हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और हमारे यहाँ सोप्स बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने सोचा भाई हमारे यहाँ सोप्स बनते हैं, अब हम एक्सपेंशन करेंगे और हम लिक्विड, आजकल आने लगे हैं ना लिक्विड सोप्स भी आने लगे हैं, तो अब हम लिक्विड की कैटेगरी में आएंगे, यानी मोल्डिंग सोप्स के अलावा अब हम लिक्विड सोप्स की कैटेगरी में भी आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इज काइंड ऑफ कि हम सोप्स बनाते थे, अब हम बिस्किट्स बनाएंगे, यानी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी अलग फील्ड में जा रहे हैं, हमको जिसमें स्कोप ज्यादा लग रहा है हम उसमें जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, या तो हम एक्सपेंशन करें अपनी ही कंपनी में और ब्रॉडर वे में करें, यानी एक ही प्रोडक्ट की लाइन, डेप्थ और विड्थ बढ़ाएं। और डाइवर्सिफिकेशन में क्या करते हैं, हम एक नया प्रोडक्ट ले आते हैं, जैसे आरएसपीएल वाले हैं, वो पहले शूज में थे, फिर वो सॉरी पहले वो सोप में थे, फिर वो शूज में है, अब वो मिल्क में आ गया, डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गया। तो ये इन्होंने क्या किया है, डाइवर्सिफाई किया। और बेसिकली लोग डाइवर्सिफाई इसलिए करते हैं ना, क्योंकि करंट टाइम में वो देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा परचेज हो रहा है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो डाइवर्सिफिकेशन को सेलेक्ट करते हैं, ताकि उनका रेवेन्यू अलग अलग जोन से उनको रेवेन्यू रिसीव हो सके, ठीक है। तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंशन डिसीजन, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने बजट्स बनाते हैं। अगर हमें एक्सपेंशन करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बजट्स अपने बना के रखेंगे, हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या हम बाहर मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे। डाइवर्सिफिकेशन में हमें नई प्लांट चाहिए, नई मशीनरी चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई। और मे बी हम जॉब वर्क करा सकते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हमारे पास सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बजट्स को बना के रखते हैं बाई दी हेल्प ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अदर डिसीजंस में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन एंड एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजंस। अदर डिसीजंस में क्या करते हैं, जैसे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट की हम लोग बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने बात करी कि एम्प्लॉयज ने हमारे बोला कि सबको बोनस मिलना चाहिए और सबकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा हमारे पास एक्सेप्टेबल चीज है, कौन सी हमारे पास रिजेक्ट। तो क्या कहते हैं कि भाई हम बोनस दे देंगे, वन टाइम देना है दे देंगे, बट सैलरी में इंक्रीमेंट करना अभी थोड़ा टफ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक इवेंट को, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें बजट इन्वॉल्व है, अगर हम सैलरी इंक्रीज करेंगे तो हमारा बजट इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें हमें ज्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं डिसीजंस। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है यानी अलग अलग डिसीजंस है। जैसे यहाँ पे हम सैलरी की बात कर रहे हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम बात कर रहे हैं और फैसिलिटीज जो एक एम्प्लॉय को देनी चाहिए। लाइक हम लोगों ने बोला है कि भाई जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके रूम्स में एसी नहीं लगे हैं, तो हमें अब एसी लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उनकी सैलरी और बोनस से ये एक्सक्लूसिव, ये कुछ अदर डिसीजन है, बट इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं अगर हम एसीज प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हें, तो
उसमें हमारा ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमारा बजट ज्यादा लग जाएगा, तो हम उसमें क्या डिसीजंस ले सकते हैं, किस तरह के चीजें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सेपरेट डिसीजंस, अलग अलग डिसीजन सोचते हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ना एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट में हम कोई एक प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं और कोई एक रिजेक्ट कर देते हैं विथ बेस्ड ऑन दी हाउ मच एक्सपेंसेस वी हैव टू बियर ऑन दैट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करी अभी हमने। और अगर हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन यानी एक्सटर्नली अगर हम लोग बात करें, तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट होगा जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी को हम रिजेक्ट कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास दो प्लान थे, प्लान ए एंड बी। हमें जहाँ से बेटर फंड रेज हो रहा था, जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं और हम किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, तो बैंक में ऑलरेडी हमारा, हम पहले भी लोन उसी बैंक से ले चुके हैं, वो बैंक हमें जानती भी है, ट्रस्ट भी है। ठीक है, बिजनेस पहले भी हम उनसे कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, और जो दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हम उसे रिजेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजंस की बात करें, तो हम किसी पर्टिकुलर जो हमारा सप्लायर है उसकी बात कर रहे हैं, उसने कोई और फैसिलिटी हमें दी है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे, या फर्दर उन्होंने हमें डिस्काउंट्स दिए हैं, ऐसा कुछ। तो ये बात हो गई एक्सटर्नली, अगर हम अपने कंपनी की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम लोग डिसीजंस की बात करें, ये तीन थे, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड अदर डिसीजंस। फोर्थ पॉइंट है कंटिंजेंट। यस, every budget have some provisions for the contingent। कंटिजेंट, आपके यहाँ चोरी हो गई, आपके यहाँ आग लग सकती है, बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, यानी ऐसी कोई भी अगर चीज हो जाती है, ऐसा कुछ भी हो जाता है। और नॉर्मली हम ट्रेंड देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बैड डेब्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं। तो पहले से हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बना के रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर ऐसा हो जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारी पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स, आपने देखा होगा ना कि सारा पैसा क्या करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, वो हमेशा थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं फॉर दी कंटिंजेंट। वो उनको पता होता है कि भाई अभी साल भर में किसी के यहाँ शादी होगी, तो हमें खर्चा करना है, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, या कोई बीमार हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन वो करके रखते हैं कि हर महीने थोड़ा थोड़ा वो सेव करके रखते हैं। और कई बार हम उस कंटिंजेंट से बचने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, क्लेम्स करा के रखते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो बजटिंग डिसीजन में उसका भी पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी अमाउंट लोग रखते हैं बजटिंग डिसीजन में। ये इसलिए, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि जिन पैंडेमिक के टाइम में जिन ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, वही क्या कर पा रही है, वैक्सीनेशन में हेल्प कर पा रही है, सपोर्ट कर पा रही है। इवन इन्होंने पैंडेमिक के टाइम में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, और फास्टर होना रिसर्च करने के लिए, और फास्टर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन तो बहुत फिर भी बहुत जल्दी हम लोग देख रहे हैं आ गई। स्टिल अभी बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जो इनहेरेंट है, जो भी हमारे यहाँ चल रही है, बट उनकी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। वैक्सीन, या अगर हम लोग मेडिसिन भी बोले तो भी नहीं आई है। ठीक है, तो क्योंकि ये वायरल बीमारी थी, वायरली पहुंचने वाली थी, इसलिए इसकी वैक्सीनेशन पे रिसर्च वर्क ज्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी बजट अलॉट किए हुए थे और आपने इंक्रीज किया बजट में हमें अपना अमाउंट, जिसकी वजह से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पा रहे हो। नेक्स्ट है मिसलेनियस। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती हैं जिसके लिए हम बजट में अमाउंट बढ़ा के रखते हैं, इंक्रीज करके रखते हैं। अगर एक्सपेंशंस या और इसके अलावा भी हमें बहुत सारी, जैसे लॉ चेंज हो जाता है, आपको अपनी फैक्ट्री नई जगह सेटअप करनी है, कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसकी वजह से हम मिसलेनियस बजट में एक प्रोविजन करके रखते हैं। So these are the types of capital budgeting decision. Next, हम लोग बात करते हैं प्रोसेस की। What is the process of doing कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग को हम किस तरीके प्रोसेस आउट करेंगे, किस तरह फॉर्मुलेट करेंगे। तो अब डायग्राम में यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, अब हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। तो ये 6 स्टेप प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग का। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज।
एक सबसे आसान बात होती है क्लास, कोई भी आप ये मान लो कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो हमेशा वो या तो प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई होगा, या हमें कोई या तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा, या हमें प्लानिंग से स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग क्योंकि कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बजट अपना अगर हम बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट फाइनलाइज करेंगे। और हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्सप्लोर द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। द ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल बजटिंग कमिटी is required to identify the expected sales in the near future। तो इसके लिए जैसे हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं ना प्लानिंग और 5W1H व्हाट व्हेन वेयर ढूंढते हैं, सिमिलरली अगर हम लोग कैपिटल बजटिंग की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, SWOT एनालिसिस। इट इज स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होता है, इंटरनल सोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं, यानी स्ट्रेंथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, और आप उन स्ट्रेंथ में ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। वीकनेसेस क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कौन से वीकर पॉइंट हैं, आपको वो देखने और उनको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विच, और ये दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर कंट्रोलेबल एंड दे आर इंटरनल। बट अगर हम लोग बात करें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की, तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी पर्टिकुलर मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्या नया कर सकते हो, एंड व्हाट आर दी थ्रेट्स, आपके कौन से राइवल्स हैं, किनसे आपका कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए दे बोथ आर एक्सटर्नली और दे बोथ आर अनकंट्रोल्ड। ठीक है, ये दोनों ही अनकंट्रोलेबल है, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जितने भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज अभी आपको लग रहा है कि एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही हैं, मे बी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो और वो अपॉर्चुनिटी आपसे चली जाए। फाइन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटीज with the help of SWOT analysis। Step 2, gathering of the investment proposals। अब हम इन्वेस्टमेंट पहले हम देख रहे हैं हमारे पास कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। अब हम उन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में हम प्रपोजल्स तैयार कर रहे हैं, प्रपोजल्स देख रहे हैं कि कितने हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, A, B, C कितने हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ द रियल एस्टेट कंपनी आइडेंटिफाई 2 लैंड्स where they can build their project। रियल एस्टेट कंपनी है, ऑब्वियसली बिल्डिंग्स बनाती है, और उन्होंने देखा कि हमारे पास 2 लैंड है, 2 जगहें हैं जहां पर हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। Out of 2 lands, 1 land is to be finalized, so the proposal from all the departments will be submitted। अब इन दोनों में से जो लैंड फॉर्मलाइज्ड किया गया है, फाइनलाइज्ड किया गया है, हम क्या करते हैं उसको क्या करते हैं, उसके लिए जितने भी अपने डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जितने भी अपने कहा जाए मैनेजमेंट कमेटी होती है, टीम होती है, उनसे हम उस प्रपोजल से रिलेटेड चीजों की अथॉरिटी मांगते हैं कि हम भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम बोलते हैं कि भाई कितना फाइनेंस आप दे सकते हो, कितना उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हो। HR डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि कितने एम्प्लॉयज करंट टाइम में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर, और इस प्रोजेक्ट के लिए वो कितने एम्प्लॉयज हमें दे सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट हमें अलग अलग सब अपने रेशियोज बताएंगे। तो बेसिकली हम पर्टिकुलर जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर 1 है या 2 है या 3 है, जो भी है, हम उनके प्रपोजल्स तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन कैपिटल बजटिंग। अब जो हमने प्रपोजल्स बनाए हैं उनके नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि उस पर डिसीजन लिया जाता है। जैसे इसमें फॉर इंस्टेंस द मैनेजर एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट like work managers, plant superintendent, etc. may have the power to sanction the investment up to the limit। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम उस पर डिसीजंस लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हमें कितना बजट अलॉट हुआ है और वो बजट हम अलग अलग किसको किसको देंगे। ठीक है,
सारा बजट एक को तो दिया नहीं जाता, अलॉट किया जाता है ना कि अलग अलग, जैसे अगर हम लोग रियल एस्टेट कंपनी है और हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हम अपना बजट अलग अलग को सेग्रीगेट करेंगे कि भाई आपको इतनी लिमिट दी जा रही है, आपको परचेजिंग यहाँ तक आप कर सकते हो, अगर आपको नीड हो, नहीं तो आप अपने सीनियर से बोलो। तो इस तरीके हम इस पे डिसीजंस ले रहे हैं। फाइन। फोर्थ हो जाता है कैपिटल बजट प्रिपरेशन एंड appropriation. Then after taking decisions regarding the amount, the next step is to classify the investment outlay into the higher values and the smaller value investment. अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने ये प्रपोजल से रिलेटेड डिसीजंस ले लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हमारे हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हमारे ऐसे हैं जिसमें स्मॉलर अमाउंट इन्वॉल्व है। जितने ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होंगे उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और जितने स्मॉलर वाले हैं उसमें हमें मालूम है कि ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व भी नहीं होगा, स्मॉलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये तो हम बियर ही कर सकते हैं। तो ये आउटले को हम चेक करेंगे बाय द वे ऑफ स्मॉलर एंड हायर वैल्यूज एंड स्मॉलर एंड हायर रिस्क। फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन। ये सारी चीजें जब असेसमेंट हम कर लेते हैं, देन वी इम्प्लीमेंट आर प्रपोजल, आर बजट जो भी हमने फॉर्मुलेट किया है। तो बेसिकली हम लोग इसमें देखते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एडुकेटली बना है, इनफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जैसे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना, यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कौन सा सेगमेंट, कौन से एम्प्लॉइज, कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाला काम देखने की, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जिससे क्या होता है, जब आप किसी को अकाउंटेबिलिटी देते हो ना कि ये पार्ट तुम्हारा है और तुम्ही को देखना है, तो क्या होता है, लोग ज्यादा फोकस होके काम करते हैं। ठीक है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना ये बहुत जरूरी होता है, तो इस प्रिंसिपल पे वर्क होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क टेक्निक। ऑब्वियसली नेटवर्क टेक्निक इसलिए जरूरी होती है, मान लीजिए आपका जो काम है वो कई सारे डिपार्टमेंट से होके पूरा होगा, तो ऑब्वियसली एक नेटवर्क बना होना चाहिए ना, कि जैसे ही फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए कि फर्स्ट स्टेप इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया, सेकंड स्टेप इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो अपने स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क टेक्निक आपको ट्रैक में रखती है, आप अपने ट्रैक से डेविएट नहीं होते हो, अपने ट्रैक पे ही रहते हो और आपका जो एक होता है ना स्टैंडर्ड टाइम में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। फाइन। और अगर नहीं हो पाता है ना, अगर प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो इवन आप समझ जाते हो कि किस स्टेप में प्रॉब्लम आई है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आई है, आप उसे कम्युनिकेट कर लेते हो। जैसे इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, आपके घर में कोई फंक्शन है, तो किसी को आपने बोला है फूड का अरेंजमेंट, किसी को आपने बोला है डेकोरेशन का अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है, तो किसी को आपने बोला है गेस्ट लिस्ट दे दी है कि आपको गेस्ट को बुलाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह आपने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, और जैसे जैसे लोग अपना काम कंप्लीट करते जा रहे हैं उसमें अपडेट्स देते जा रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मनी रिलेटेड आ रही है, व्हीकल रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आपस में हम सब क्या कर रहे हैं, उस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और हम उसका तुरंत सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फाइन। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। जब हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, देन वी हैव हमें देखना है कि फॉलोअप लेने हैं, रिव्यू उसका देखना है कि भाई अभी भी परफॉर्मेंस में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाउ कैन वी कैन रिज्यूम इट। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल टू व्हाट एक्सटेंट द assumptions वर रियलिस्टिक, कि कौन कौन से assumptions पे हम काम कर रहे थे, स्टेबलाइज चीजों पे काम कर रहे थे, वो कितने रियलिस्टिक है, क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर नहीं तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सेकेंड है द एफिशिएंसी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। जो भी हमने डिसीजंस लिया है वो कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर नहीं काम कर रहे हैं देन वी कैन रीप्लान इट एंड रीऑर्गेनाइज इट। इफ देयर आर एनी जजमेंटल बायसनेस, ये बहुत बार हो जाता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो बायस हो जाते हैं पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय से या किसी प्रोजेक्ट से जो उनको दिल के ज्यादा करीब होता है, अजीज होता है, तो ये करना भी गलत हो जाता है। तो ऐसा कुछ अगर चल रहा है, इफ वी फाउंड इन द रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस, हम उसे किस तरीके से करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव मेजर्स लेंगे उसको ठीक करने के लिए।
नेक्स्ट है वेदर द होप्स ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर फुलफिल्ड। ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट में जिन्होंने पैसा लगाया, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कितने होपफुल है, वो कितना ट्रस्ट कर रहे हैं आप पर, और उनको क्या मिल रहा है एट द एंड, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो परफॉर्मेंस रिव्यू इस पर भी बेस्ड होती है। सो दीज आर द 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बजटिंग प्रोसेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड सबने अपनी अटेंडेंस दे दी है क्लास। मुस्कान, आशुतोष, उत्कर्ष, अंकुर, जया, ईशा, आकांक्षा, अभय, सचिन, अपूर्वी, यशी, तरुण, अभिषेक गुप्ता, प्रचिता, वंशिका, आर्या, अलका, अदिति, आयुषी, सिमरन, सेक्शन सी, रिया, अनुष्का, श्रेया, हिमांशु, सिद्धार्थ, हर्षित, आयुष, शिवम। ओके, हर्षित ने भी अपनी अटेंडेंस दे दी। इज देयर एनीवन एल्स who wants to mark their attendance? Please mark. Please mention. Okay, no one. Okay then. Thank you, मैम class. आपने जो असाइनमेंट मैम दिया हुआ है गूगल क्लासरूम पे, वो मैम हम लोग को भी करना है, मतलब बाकी सेक्शंस को भी करना है? नहीं, आपको हम 3rd यूनिट से पढ़ा रहे हैं, यस मैम। तो 3rd यूनिट का जब ही देंगे 3rd यूनिट से कर लेना आप। ओके मैम। क्या बेटा? ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम।